हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी पॉइंट। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है ग्रेविटेशन। तो हम ग्रेविटेशन को चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जाएंगे। तो बेसिकली जो स्टार्टिंग की वीडियो होगी हम ग्रेविटेशन का बेसिक पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्क्रीन पे जो आपको इमेज दिख रही है वो क्लास 9 का 10 चैप्टर है, जहाँ हम बेसिकली सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रेविटेशन क्या होता है। तो हम क्लास 9 में हम क्या पढ़ते हैं ग्रेविटेशन के बारे में, हम ये पढ़ने क्या देख सकते हो इस चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे। हम ग्रेविटेशन लॉ को डिस्कस करेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम मोशन को देखेंगे, अर्थ का मोशन कैसा होता है सन के अराउंड, और प्लेनेट का मोशन कैसे होता है, ये सब पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। फिर हम डेंसिटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जो आता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझने से पहले हम सर्कुलर मोशन को समझते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हो, इसने एक पत्थर को रोटेट करा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस रस्सी, ठीक है, थ्रेड। इस थ्रेड के हेल्प से इसको रोटेट करा रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में रोटेट कराने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है ना, उस फोर्स का नाम क्या होता है? उस फोर्स का नाम होता है सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल, ठीक है। सेंटीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करा होता है सर्कुलर मोशन के अंदर। और ये हमेशा क्या, इसकी खासियत बात क्या है, इसे हमेशा कहाँ लग रहा होता है? टूवर्ड्स द सेंटर। अगर हम इसको सेंटर मान ली, अगर ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा होता है हमेशा हर पॉइंट में। अगर आप यहाँ चेक करो, यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन है, सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन, वो कहाँ होगी? इधर, टूवर्ड्स द सेंटर। आप यहाँ चेक करो तो इधर होगी। और अगर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन चेक करोगे ना, तो वेलोसिटी क्या होता है? सर्कल के टेंजेंट, मतलब इस पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ मैं, इस वाले पॉइंट पे, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? ये। और ये इस तरह से होती है ना कि ये वेलोसिटी और सेंटीपिटल फोर्स जो हमारा एप्सिस से दिखाते हैं, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? 90। तो हमें क्या पता, सर्कुलर मोशन कंडीशन क्या होती है? हमेशा याद रखना, वेलोसिटी परपेंडिकुलर होना चाहिए हमारा सेंटीपिटल फोर्स की। ये कंडीशन है सर्कुलर मोशन की, सर्कुलर मोशन की। तो एक फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तभी सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। आप इसे याद रखना, आगे भी काम आएगा आपके। चलिए हम सर्कुलर मोशन के बारे में समझ गया। अगर आपको टेंजेंट नहीं पता तो मैं आपको समझाता हूँ टेंजेंट क्या होता है। अगर ये आपका सर्कल है, अगर ये एक चीज ऐसे पास हो रही है तो इसे सीकेंट कहते हैं। अगर ये टच होके पास हो रही है इसे टेंजेंट कहते हैं। कोई ऐसे होती है जो एंड तक जाते से कोड कहते हैं। चलिए हम इसके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो टेंजेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। जो अब हम अगर नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, वो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो न्यूटन साहब ने क्या कहा था, अगर दो बॉडी है यूनिवर्स में, इस यूनिवर्स में अगर दो बॉडी, कोई भी दो बॉडी है, एक का मास हम m1 मान ले और एक का मास हम n2 मान ले, तो ये दोनों बॉडी ना आपस में अट्रैक्ट कर रही होती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है। वो वो अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा होता है? उस फोर्स का नाम क्या है? उस फोर्स का नाम तो ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन फोर्स का नेचर कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है, मतलब दो ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये हमेशा हर बॉडी के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो उन्होंने जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और हम उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो डायरेक्टली फोर्स होता है इनके मास के प्रोडक्ट पे, ठीक है। और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर पे। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट का मास m1 था, दूसरे वाले का m2 है, और इनके बीच की दूरी d है, तो इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम दोनों को कंबाइंड करें तो हमें क्या मिलेगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। तो हमें पता है जब भी इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है तभी हटता है। तो यहाँ जो कैलकुलेट किया गया एक कांस्टेंट दिया गया, उसको कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, जिसको जी से दिखाते हैं। जी इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, m1 m2 बाई डी स्क्वायर। तो ये हमारा फोर्स होता है ग्रेविटेशन, ये हमारा फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इन ये हमारा फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। तो ये खासियत आया है, ये खास बात है। ये क्या है? इसे कहते हैं यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जो आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट ये होता है। इसकी वैल्यू, इसकी खासियत क्या है? इसकी वैल्यू फिक्स रहती है पूरे यूनिवर्स में। आप कहीं भी चले जाओ इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, और जितनी रहती है वो 6.67 10 की रेस्ट पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर
kg-2, राइट, ये इसकी यूनिट होती है। तो इसकी वैल्यू हर प्लेनेट के लिए, हर यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, इसीलिए इसका नाम दिया गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब आपको ये फॉर्मूला बदल गया, जी इज इक्वल टू जी एम एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर। ठीक है, डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई डिस्टेंस होता है, उसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये वो फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लानिटरी के मोशन के, ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए अपने पेज पे चलते हैं और हम आगे की देखते हैं। तो इसका पहले इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। ये वो फोर्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे अर्थ को बाइंड करके रखता है, बेसिकली पूरा सोलर सिस्टम इसी फोर्स के कारण ही बाइंड रहता है। और हमारे मोशन कराने में भी यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, जो केपलर्स लॉ में हम पढ़ते हैं कि कोई भी प्लानिटरी मोशन कैसे करते हैं, हम वहाँ स्टडी करते हैं, इसी फोर्स के कारण वो चीज़ रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी चीज़ को घुमाने में और उसको उसी प्लेस पे रखने का। जो हमारा मन मून है वो सन के चक्कर लगा रहा हो, मतलब अर्थ के चक्कर लगा रहा था, अर्थ अर्थ के चक्कर लगा रहा होता है, अर्थ सन के चक्कर लगा रहे, इस सब चक्कर जो लगा रहे होते हैं किस फोर्स के कारण लगा रहे होते हैं, यही फोर्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि ग्रेविटेशन फोर्स होता है हमारा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक फ्री फॉल है, पर फ्री फॉल से पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ को समझना होगा, वो उसे कहते हैं जी। जी क्या होती है हमारी, एस्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के कारण एस्लरेशन आना किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। तो पहले हम यही पढ़ लेते हैं एस्लेशन होता क्या है, डी एस्लेशन क्या होता है। मैं पहले ये समझाओ। अगर हम पहले ये समझ ले एस्लेशन डी एस्लेशन है क्या, उसके बाद हम इसको जी को समझेंगे तो हम इजीली समझ पाएंगे। तो इससे पहले वाला चैप्टर जो हम पढ़ते हैं जिसपे लॉज ऑफ मोशन वगैरह या काइनेमेटिक्स पढ़ रहे होते हैं, उस पर सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं कि एस्लेशन जिसको हम ए से दिखाते हैं वो क्या होता है। एस्लेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि वेलोसिटी को जो इंक्रीज किस रेट से हो रहा है वो कौन निकाल के देता है, हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या डिपेंड करता है, किसी चीज़ की ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज करने में हमारा क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर किसी चीज़ की स्पीड डिक्रीज हो रही है उसको माइनस ए से दिखाते हैं, और वो क्या होता है, डी वी बाई डी टी, मतलब ए इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी टी। इसका मतलब क्या होता है, ये डी एस्लेशन को दिखा रहा होता है। क्या दिखा रहा होता है, डी एस्लेशन को, मतलब किसी चीज़ की स्पीड को डिक्रीज कराने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा डी एस्लेशन। आप एस्लेटर दबाते हो किसी कार का तो क्या होता है, कार की एस्लेशन इंक्रीज होती है, मतलब क्या होती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। आप ब्रेक मारते हो तो क्या करते हो, कार की स्पीड डिक्रीज कर रहे हो, तो वहाँ कौन काम कर रहा होता है, डी एस्लेटर काम कर रहा होता है। एक वर्ड है डी एस्लेटर जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी चीज़ को रोकने में, मतलब उसकी स्पीड घटाने में, सेम रेट से घटाता है। और किसी चीज़ को इंक्रीज कराने में रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा एस्लेशन कर रहा होता है। तो जब आइंस्टाइन साहब ने क्या कहा था, जो हमारा जी है ना, ग्रेविटी जी है, वो सेम ए की तरह ही है, मतलब जी और ए एक ही चीज़ है, बस अलग अलग जगह यूज़ होता है। हमारा जो एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस्लेशन जी की वैल्यू है ग्रेविटी, वो ए की तरह है, मतलब इसलिए इसका नाम दिया गया एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जी भी ए की तरह ही काम करता है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ये सेम काम कौन करता है, जी। जो काम काइनेमेटिक्स के अंदर ए करता था वही काम जब हम चीज़ों को ऊपर फेंकेंगे, 2D फिगर जब हम 2D में देखेंगे किसी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे, वहाँ जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रेविटी, वो ए की तरह ही काम करता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी के कारण किसी चीज़ को एस्लेशन आना, किसी ऑब्जेक्ट में एस्लेशन आना या उसकी स्पीड को घटाना, इसके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता, इसके लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है जी होती है, जी मतलब एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो आपको ये बात तो समझ में आ गया एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी नाम क्यों दिया गया। अभी कैसे किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज करिए, कैसे इसकी डिक्रीज करिए, हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जी की वैल्यू भी निकालेंगे। चलिए, अगर मान लो आपने एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, मतलब यहाँ पे एक बॉल था और आपने उसको ऊपर फेंका, तो आप ये जी की खासियत क्या है, ये ना ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगती है। कहाँ लगती है, टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, लेट मी करेक्ट इट, टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, अर्थ के सेंटर पे लगती है, अर्थ के सेंटर पे, मतलब ये नीचे लगती है जी की वैल्यू हमेशा, जी नीचे आता है। अगर मैंने इस बॉल को ऊपर फेंका यू के स्पीड से, तो ये जी क्या करेगा, जी तो नीचे लग रहा है, और ये क्या करता है, अगर इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो ये करेगा स्पीड को डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे इसने स्पीड को थोड़ी डिक्रीज करी, फिर थोड़ी डिक्रीज करी, थोड़ी डिक्रीज करी, ऊपर जाके पूरी डिक्रीज कर दी, कितनी कर दी, जीरो। इसकी स्पीड जीरो ही तभी तो नीचे आती है ये, अभी नीचे बॉल आना स्टार्ट हुई, तो वहां पे हमने कोई फोर्स लगाया,
यहाँ पे तो हमने कोई फोर्स लगाया नहीं एक्सटर्नल, बट ये नीचे क्यों आता है? क्योंकि ये जो जी होता है ना, ये ग्रेविटी, ये इसको खींच रहा होता है, उस चीज को नीचे खींच रहा होता है, अर्थ खींच रहा होता है। तो ये जी रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी स्पीड को इंक्रीज कराने पे। पहले क्या कर रहा था, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड डिक्रीज हुई, जीरो ही। अगर सेम डायरेक्शन है किसी ऑब्जेक्ट का, जी का, और उस ऑब्जेक्ट का सेम डायरेक्शन है, तो इसकी स्पीड क्या होगी? क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और यहाँ क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर मैं लिख देता हूँ सेम डायरेक्शन में है, मतलब कोई चीज नीचे आ रही है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज। फॉर डाउनवर्ड, फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, मतलब कोई चीज को मैंने ऊपर फेंका, तो उसकी स्पीड क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। फॉर अपवर्ड मोशन, फॉर अपवर्ड डायरेक्शन। आप इसे याद रखना, ठीक है? अगर कोई चीज़ सेम डायरेक्शन में आ रही है, मतलब जी नीचे लग रहा है, मैं उस बॉल को भी मैं नीचे फेंक रहा हूँ, तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। अगर मैं ऊपर फेंकता हूँ, उसकी स्पीड डिक्रीज होती है। इसी कारण एक मैक्सिमम हाइट पे जाने पे कोई चीज़ की स्पीड जीरो हो जाती है, तब इसलिए वो नीचे आता है। अब हम इस जी को देखते हैं, जी है क्या, जी कैसे निकलता है। और आपने तो पढ़ा होगा जी इक्वल टू 10 होता है, जी को हम 10 मान लेते हैं। वो कैसे आता है हम उसके साथ देखते हैं। मान लो ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है मेरा एम। ये मेरा अर्थ है, स्पेरिकल ही मान लेते हैं इस अर्थ तो हम अर्थ का सारा मास ना यहाँ मान लेते हैं। कैपिटल एम क्या है? अर्थ का मास है। और इस ऑब्जेक्ट और यहाँ के बीच की दूरी क्या है? रेडियस। वो और क्या कह सकते हैं हम? रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि हमने अर्थ को एक स्पेयर माना है। ठीक है, तो ये है। तो हमें पता है ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा हो, कौन सा लग रहा हो? ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो क्या होता है? जी m1 m2। तो हम ऑब्जेक्ट का मास ले लेते हैं, वो कितना है? m। अर्थ का मास ले आओ, कितना है? r। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? सॉरी, अर्थ का मास कितना है? कैपिटल m। दोनों के बीच की दूरी कितनी? r। तो ये क्या हो जाएगा? r का स्क्वायर। और हमें पता है फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? g के बराबर हो जाता है। अगर यहाँ देखो ये इससे कट गया, तो जी की वैल्यू हमें क्या मिल गई? जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम सिर्फ अर्थ की बात करें तो अर्थ की जी की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल, ये जी हमेशा सेम ही रहेगा। ग्रेविटी की बात क्या होगी? ये क्या है? हमारा मास का अर्थ हो जाएगा, ये रेडियस का अर्थ हो जाएगा। चलो ठीक है, हमें पता है जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 10 की रेज़ टू पावर -11 पता है। चलो ठीक है, अब हम अगर मास की बात करें तो 6 × 10 की रेज़ टू पावर 24 kg। और हमारा रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। और ये हमारा केजी में है। अगर आप इस 6400 किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में इसको पूरा सॉल्व करोगे ना, इस सॉल्व करके कितना आता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको आप मीटर में कर लो तो जी की वैल्यू यहाँ से निकलती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हम इस फॉर्मूले से सारे प्लेनेट का निकाल सकते हैं जी की वैल्यू? हाँ, आप इस वाले फॉर्मूले से, जनरल फॉर्मूला है ये, इस वाले फॉर्मूले से किसी भी प्लेनेट का निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? अभी हमने अर्थ के लिए निकाला था, क्योंकि हमने अर्थ का मास रखा और रेडियस रखा। अगर हमें किसी प्लेनेट का जी की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ सेम लगाएंगे, जी का जी, उसमें मास किसका आ जाएगा? प्लेनेट का मास आ जाएगा। और रेडियस कितना आ जाएगा? प्लेनेट का रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले से आप किसी भी प्लेनेट का जी की वैल्यू निकाल सकते हो, उसमें वेरिएशन निकाल सकते हो।